आप सभी को मेरा नमस्कार। उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत हम परमार राजवंश की कहानी पढ़ रहे हैं और इस कहानी के अंतर्गत अभी तक हमने 37वें शासक अजय पाल की कहानी पढ़ ली है। अब इतिहास में हमारे लिए अजय पाल के बाद 42वें नंबर का शासक सहजपाल महत्वपूर्ण है, क्योंकि सहजपाल से संबंधित जानकारी इतिहास में हमें अवगत हुई है, अर्थात उसके अभिलेख से हमें जानकारी स्पष्ट हुई है। सहजपाल का नंबर अगर हम परमार राजवंश में बात करें या पंवार राजवंश में बात करें तो ये 42वां नंबर है। और इनसे पूर्व जिस शासक की जानकारी अभी तक हमने प्राप्त की है या पढ़ी है, अजयपाल 37वें नंबर के शासक हैं। लेकिन क्या अजयपाल और सहजपाल के मध्य के शासक इतिहास में अपना वजूद रखते हैं या अपना महत्व रखते हैं, उसको पहले देख लेते हैं। अजयपाल के बाद जिस राजा की कहानी हमारी आगे बढ़ती है, कल्याणपाल। कल्याणपाल के बाद अगला राजा हमारे लिए सुंदरपाल होता है। सुंदरपाल के बाद हंसपाल और हंसपाल के बाद विजयपाल। ये 4 शासक हैं। यानी 38वें नंबर पे कल्याणपाल का नाम आता है, 39वें नंबर पे सुंदरपाल का नंबर आता है, 40वें नंबर पे हंसपाल का नाम आता है और 41वें नंबर पे विजयपाल का नाम आता है। लेकिन इन चारों शासकों में भी एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से या परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, इनमें 2 राजा हमारे लिए महत्व रखते हैं। इसमें पहला राजा कल्याणपाल है और दूसरा राजा अगर हम बात करें तो विजयपाल हमारे लिए होगा। पहले हम कल्याणपाल को देख लेते हैं। कल्याणपाल इतिहास में कल्याण शाह के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम समय काल की बात करें तो इसका समय काल वर्ष 1519 से प्रारंभ होता है और वर्ष 1529 में समाप्त हो जाता है। यानी इतिहास में कालखंड के हिसाब से 1519 से प्रारंभ और 1529 पे समाप्त होता है कल्याणपाल का समय काल। कल्याणपाल इतिहास में कल्याण शाह के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बहुत ही विवादित प्रश्न है कि परमार राजवंश या पंवार राजवंश में शाह जो टाइटल है वो सबसे पहले किसके नाम पे जुड़ता है। लेकिन जब हम इतिहास को देख रहे हैं तो इस कड़ी में हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि जो कल्याणपाल या फिर जो कल्याणपाल है, कल्याणपाल के नाम पे कल्याण शाह यानी जो टाइटल है शाह दिख रहा है। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें जो अन्य राजा हैं, उन राजाओं पर शाह टाइटल नहीं दिख रहा है। जैसे हम सुंदरपाल की बात करेंगे, हंसपाल की बात करेंगे या फिर हम विजयपाल की बात करें या फिर हम आगे सहजपाल की ही बात क्यों ना करें। लेकिन इतना जरूर है कि सबसे पहले इसके नाम पर ये टाइटल जो है शाह का टाइटल जरूर दिख रहा है। यहां पर यह विवादित बन जाता है कि इतिहास में सबसे पहले शाह का जो टाइटल है प्रारंभ करने वाला राजा कल्याण शाह या फिर कल्याणपाल था और उसे यह उपाधि किसके द्वारा दी गई है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि लोधी घराने के द्वारा, दिल्ली में शासन करने वाले लोधी राजघराने के द्वारा यह उपाधि दी गई थी। कुछ इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि बहलोल लोधी के द्वारा यह उपाधि दी गई थी। लेकिन अगर हम इतिहास का सही तरीके से मूल्यांकन करें, समय काल को देखें, तो यह समय बहलोल लोधी का नहीं है, बल्कि दिल्ली की गद्दी पर आसीन इब्राहिम लोधी का जरूर है। और इब्राहिम लोधी भी वर्ष 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में पराजित हो जाता है बाबर के द्वारा। इस कड़ी में हमने जब इब्राहिम लोधी का इतिहास टटोला तो इस इतिहास में हमें कहीं भी यह जानकारी नहीं मिली कि इब्राहिम लोधी के द्वारा शाह टाइटल श्रीनगर के या फिर गढ़वाल के किसी शासक को दिया गया। यह इतिहास में कहीं भी हमें जानकारी नहीं मिली है। जानकारी न मिलने के कारण हम ये नहीं कह सकते हैं कि लोधी राजघराने के द्वारा यह उपाधि दी गई होगी। लेकिन अगर हम 1526 के बाद पानीपत की लड़ाई के बाद अगर बात करें, लोधी राजघराने में या लोधी परिवार में कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो सबसे ज्यादा ताकतवर था, तो वो महमूद लोधी था। तो हो सकता है कि महमूद लोधी के द्वारा यह उपाधि दी गई है, लेकिन अभी भी इतिहास इसमें स्पष्ट नहीं है कि महमूद लोधी के द्वारा यह उपाधि दी गई है। बहरहाल अगर हम एग्जाम के हिसाब से बात करें, अगर हमसे यह सवाल पूछा जाता है कि परमार या पंवार राजवंश में ऐसा कौन सा पहला शासक है जिसके नाम पर शाह का टाइटल दिखता है, तो वो कल्याणपाल या फिर कल्याण शाह यहां पर जरूर दिखता है। लेकिन जिसके बाद लगातार ये प्रथा स्टार्ट हुई, यानी प्रत्येक राजा ने शाह टाइटल जोड़ा, वो आगे हम बलभद्र शाह के बारे में देखते हैं। तो फिलहाल यहां पर शाह टाइटल जरूर दिखता है, लेकिन इतिहास में स्पष्ट नहीं है कि यह टाइटल उसे किस व्यक्ति के द्वारा या फिर किस राजा के द्वारा दिया गया। बहरहाल अगला शासक जो हमारे लिए यहां पर होता है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, हम सुंदरपाल को छोड़ देते हैं क्योंकि इतिहास इनसे ज्यादा अवगत नहीं हुआ है। हंसपाल की बात करें, इनसे भी इतिहास ज्यादा स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम विजयपाल की बात करें, अगले जो शासक विजयपाल है जिनका नंबर परमार राजवंश में 41वां नंबर है,
अक्टूबर नंबर के शासक हैं। उन्होंने नीति जो दर्रा था, जो नीति पास है या नीति घाटी को पार करके भोट राजा पर आक्रमण जरूर किया था। तो इसलिए इतिहास में याद किया जाता है कि भोट राज्य पर आक्रमण करने वाला संभवतः यह पहला परमार या पंवार राजवंश का शासक है जिसने अपनी सीमाओं को पार करके किसी भोट राजा को युद्ध में पराजित किया होगा। इसके बाद अब हम आगे बात कर लेते हैं अजय पाल के बाद एक ऐसे राजा के बारे में जिससे इतिहास सही तरीके से स्पष्ट हुआ है, अर्थात इतिहास ने यहां पर सही तरीके से प्रमाण प्रस्तुत किया है। तो वो राजा सहजपाल है। सहजपाल का अगर हम क्रम के हिसाब से बात करें तो सहजपाल 42वें नंबर पे आता है, और अगर हम समय काल की बात करें तो समय वर्ष 1547 से प्रारंभ होता है और वर्ष 1575 पर इनका समय काल समाप्त हो जाता है। यानी वर्ष 1547 से वर्ष 1575 तक 75 तक इनका कालक्रम है। मानवोदय नामक काव्य की अगर हम बात करें या रामायण प्रदीप की बात करें, इन काव्यों में या इन ग्रंथों में जानकारी मिली है कि यह अजय पाल का पुत्र था। ऐसा स्पष्ट नहीं है, अन्य किसी इतिहासकारों ने इसको ज्यादा महत्व नहीं दिया है कि यह अजय पाल का पुत्र था, लेकिन दो ग्रंथों से जरूर यह जानकारी मिली कि अजय पाल का पुत्र था। इनमें पहला ग्रंथ मानवोदय है और दूसरा जो ग्रंथ है वो रामायण प्रदीप है। अगर हम इनकी बात करें, इनसे जुड़े हुए अगर हम अभिलेखों की बात करें सहजपाल से जुड़े हुए, तो सहजपाल के 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इन 5 अभिलेखों में भी अगर हम बात करें, 2 ऐसे अभिलेख हैं जो देवप्रयाग से हमें प्राप्त हुए। देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में भी जो एक घंटी लगी हुई है, उस घंटी पर राजा सहजपाल का नाम अंकित है और इनसे जुड़े हुए प्रमाण यहां से मिले हैं। तो इनमें से 2 ऐसे प्रमाण हैं जिनमें हमें वर्ष स्पष्ट दिखता है। वर्ष 1548 का अभिलेख दिखता है, घंटी अभिलेख, और दूसरा हमें दिखता है वर्ष 1561 का। यानी 2 ऐसे अभिलेख हैं सहजपाल के जिन पर समय की हमें जानकारी मिलती है। 1548 का समय और 1561 के समय की जानकारी मिलती है। अब हम सहजपाल के समकालीन शासकों को देख लेते हैं। इस समय उत्तराखंड के पूर्वी क्षेत्रों में चंद राजवंश का शासन था, और इस समय अगर हम चंद शासकों की बात करें, सहजपाल के जो समकालीन थे उनमें भीष्मचंद का नाम आता है, बालो कल्याण चंद और रुद्रचंद जैसे शासकों का नाम आता है। इसके अतिरिक्त अगर हम मुगलों के साथ संबंध की बात करें कि कैसे संबंध इस समय गढ़वाल के मुगलों के साथ थे, ऐसा लगता है कि इस समय गढ़वाल एक स्वतंत्र राज्य था या फिर स्वतंत्र देश के रूप में देखा जाता था। हालांकि मुगलों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध की भी हमें जानकारी मिली है, लेकिन मुगल मनसबदार हुसैन खान टुकड़िया का आक्रमण होता है शिवालिक क्षेत्र में, और शिवालिक वाला जो क्षेत्र है वो गढ़वाल की दक्षिणी सीमा थी। अर्थात गढ़वाल की दक्षिणी सीमा में मुगल सूबेदार या मनसबदार का आक्रमण होता है जिसका नाम हुसैन खान टुकड़िया था। हालांकि शिवालिक वाले क्षेत्र में आक्रमण करने के बाद मुगल क्षेत्र में इसे वो हस्तांतरित नहीं कर पाया, यानी इस क्षेत्र को उसने केवल लूटा है और लूटने के बाद इस क्षेत्र से चले गया था। दूसरी हमें मुगल काल से जानकारी मिलती है कि इस समय जो समकालीन शासक अकबर है, और अकबर अपने जो दैनिक कार्य होते थे, या सामान्य में हम ये कह सकते हैं कि भोजन बनाने के लिए जिस पानी का इस्तेमाल करते थे वो पानी गंगा का पानी था, और अकबर ने इस क्षेत्र में गंगा का पानी प्राप्त करने के लिए अपना एक दल भेजा था, यह भी हमें जानकारी मिलती है। और जिस समय दल भेजा गया था उस समय शासक सहजपाल था, ऐसी कुछ जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगर हम मानवोदय काव्य की बात करें तो क्या मानवोदय काव्य सहजपाल को किस रूप से देखता है? उनका मानना है, यानी मानवोदय काव्य के जो लेखक है उनका मानना है कि सहजपाल एक चतुर राजनीतिक ज्ञाता था, यानी राजनीति के एक चतुर खिलाड़ी थे। वहीं अगर हम रामायण प्रदीप की बात करें तो रामायण प्रदीप का मानना है कि वो बलशाली थे और विद्वानों का सम्मान करने वाले या विद्वानों को आश्रय देने वाले शासक थे। तो ये कहानी थी सहजपाल से जुड़ी हुई। सहजपाल के समय हुसैन खान टुकड़िया का आक्रमण होता है, ये हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सहजपाल के बाद अब हम बात कर लेते हैं बलराम शाह अर्थात बलभद्र शाह के बारे में। इतिहास में अगर समय काल की बात करें तो समय काल के हिसाब से वर्ष 1571 से 1591 तक बलराम शाह या फिर बलभद्र शाह का कार्यकाल है। इतिहास में एक दिलचस्प बात यह है कि इनके बाद लगातार परमार या पंवार राजवंश के शासकों ने शाह का टाइटल अपने नाम पे जोड़ा है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यह बन जाता है कि ये पहले ऐसे शासक हैं जिनके बाद लगातार परमार शासकों ने या पंवार शासकों ने शाह टाइटल अपने नाम पर जोड़ा है। लेकिन अगर हम इनसे पूर्व भी बात करें, सिवाय कल्याणपाल या कल्याण शाह को छोड़कर बाकी किसी भी शासक ने शाह का टाइटल नहीं जोड़ा है।
इन्हें यह शाह का टाइटल किसने दिया है, यह आज भी शोध का विषय बना हुआ है। लेकिन फिर कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि यह टाइटल उन्हें किसी लोधी शासक के द्वारा, या फिर वो लोधी शासक बहलो लोधी भी कहते हैं, के द्वारा दिया गया। लेकिन अगर हम समय काल की बात करें, बलराम शाह या बलभद्र शाह के समय काल के साथ तुलना करें, तो यह पाते हैं कि यह समय अकबर का ही था, यानी मुगल शासक का है, न कि किसी लोधी शासक का है। तो हो सकता है कि यह उपाधि इन्हें किसी मुगल शासक के द्वारा या फिर अकबर के द्वारा यह उपाधि उनको दी गई है। हालांकि स्पष्ट मुगलों के इतिहास में भी नहीं मिला है कि उनके द्वारा यह शाह का टाइटल किसी गढ़वाल के शासक को दिया गया है। बहरहाल, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, यह आज भी शोध का विषय बना हुआ है। यह उपाधि उन्हें किसके द्वारा दी गई, कि इससे पहले या इस उपाधि का महत्व क्या रहा होगा। तो सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि यह उपाधि किसी शासक ने, जो राजा महाराजा होते थे राजपूत, वो इस प्रकार की उपाधियां धारण करते थे। हो सकता है उन्हीं विचारों को धारण करते हुए परमार शासकों ने या फिर गढ़वाल के परमार शासकों ने यह टाइटल धारण किया होगा। बहरहाल, हम आगे बढ़ते हैं कि इनकी उपमा कवि देवराज के द्वारा भीमसेन के साथ की गई है, यानी भीमसेन के साथ इनकी समानता बताई गई है। भीमसेन अर्थात भीम के साथ इनकी समानता बताई गई है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि गढ़वाल का भीम किस शासक को कहा गया, बलराम शाह या फिर बलभद्र शाह को कहा गया है। इनके समय एक युद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि कुमाऊं के शासक रूपचंद के द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण किया जाता है और गढ़वाल के बधानगढ़ी क्षेत्र को अर्थात ग्वालदम क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। समय था वर्ष 1581 का, और इस समय शासक गढ़वाल के बलराम शाह या बलभद्र शाह है, जो कि इस समय श्रीनगर में शासन कर रहे थे। दूसरा, अगर हम इस समय बात करें, सुकाल देव इस समय शासक थे, कत्यूरी शासक, ये कत्यूरी राजवंश के शासक थे। बलराम शाह और कत्यूरी शासक आपस में मित्र होने के कारण इन दोनों ने आपस में मिलकर कुमाऊं के शासक ये चंद शासक रूपचंद का विरोध किया, और इस युद्ध में कुमाऊं की सेना अर्थात चंद राजवंश की सेना युद्ध में पराजित होती है और चंद राजवंश का सेनापति पुरुषपंत इस युद्ध में मारा जाता है। तो यह युद्ध बधानगढ़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इतिहास में बधानगढ़ी के कई युद्ध लड़े गए हैं, उनमें से एक युद्ध यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं बलराम शाह के द्वारा जो निर्माण किया गया था। श्रीनगर में राजा अजय पाल के द्वारा एक महल का निर्माण किया गया था, अर्थात राजप्रसाद का निर्माण किया गया था। उसी राजप्रसाद को, उसी महल का आगे विस्तार किया गया राजा बलभद्र शाह या फिर बलराम शाह के द्वारा। अकबरनामा में हमें कुछ बलराम शाह से संबंधित कुछ जानकारी मिलती है। वर्ष 1581 में कटेहर क्षेत्र में कटेहरुओं के द्वारा मुगल शासक अकबर के खिलाफ विद्रोह किया जाता है, और कहते हैं कि इस विद्रोह में शुरुआती समय में रामशाह के द्वारा उनको सहायता दी गई थी। आगे चलकर रामशाह ने कटेहरों का साथ छोड़कर मुगल खेमे में मिल गया था और मुगल शासक की सहायता की थी कटेहरों के खिलाफ होने वाले विद्रोह में। इस विद्रोह की सफलता के बाद रामशाह को मुगल शासक अकबर के द्वारा बहादुर शाह की उपाधि दी गई थी। और अगर हम इस समकालीन अगर शासकों की बात करें गढ़वाल के, तो वो कौन सा शासक है जो अकबर के समकालीन है, तो अकबर के समकालीन शासकों में बलभद्र शाह का नाम आता है। और जो उपाधि दी गई थी वो उपाधि बहादुर शाह की उपाधि दी गई थी। तो अगर हम समानता की बात करें तो वो शासक बलराम शाह है, अर्थात जिस रामशाह की बात की गई है, जिस गढ़वाल के शासक रामशाह की बात की गई है, वो शासक कोई और नहीं बल्कि बलराम शाह है। अर्थात बलराम शाह को यहां पर उपाधि दी गई थी, बहादुर शाह की उपाधि दी गई थी। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि जो शाह का टाइटल है, हो सकता है ये टाइटल अकबर के द्वारा दिया गया हो और उसके बाद लगातार पंवार या परमार शासकों ने इस टाइटल को आगे फॉलो किया हो। इंपॉर्टेंट चीज इसमें इसके बाद हमें ये दिखती है कि इसके बाद लगातार गढ़वाल के जो प्रतिनिधि हैं वो मुगल दरबार में जाते हैं और मुगलों के जो प्रतिनिधि हैं वो गढ़वाल दरबार में आते हैं। यानी यहां से एक चीज तय हो गई थी कि प्रतिनिधियों का जो आदान प्रदान है, गढ़वाल के प्रतिनिधियों का मुगल दरबार में जाना और मुगलों के प्रतिनिधि का श्रीनगर दरबार में आने की प्रथा यहां से प्रारंभ होती है। ओवरऑल हमने ये देखा कि जो रामशाह है, चाहे हम अकबरनामा के रामशाह की बात करें, ताम्र पत्रों में बलराम शाह की बात करें या फिर हम बलभद्र शाह की बात करें, ये सभी जो राजा हैं एक ही हैं और वो गढ़वाल का शासक था, जिस शासक को हम बलराम शाह या फिर बलभद्र शाह कहते हैं। तो आज के लिए हमारे पास टॉपिक बस इतना ही था। मुलाकात होगी आपसे एक नए टॉपिक में, जहां पर हम एक अगले परमार शासक की कहानी पढ़ेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए।